Good evening, one and all. My name is Shraddhanshi Parke. Welcomes you all in a special Facebook Live session. So, our today topic is anterior total hip replacement. Let me welcome the guest of our today Facebook Live session, Dr. Vikas Jain. Sir, welcome, sir. Thank you, Shraddhanshi. Dr. Vikas Jain is a senior joint replacement and sport medicine surgeon presently associated with Shelby Hospital. He has trained from some of the best institutes within the country as well as internationally. He has completed his MS from well-renowned institute KMC Manipal, after which he was associated with Tata Hospital, as well as various fellowship including the International Fellowship from Hospital Kesh Kush from Lisbon, Portugal, and it is the fourth ranked hospital in entire Europe. Welcome sir, our Facebook Live session. My first question is, what is hip replacement, sir, and what are the diseases where hip replacement is required? Okay. So basically this is a hip model. ये ऊपर का हड्डी होता है जिसको अपन बॉल, ये जैसे कि बॉल है और ये सॉकेट है ना. दिस इज ऑल्सो नोन एज एसेटाबुलम एंड दिस इज फीमा. जब ये घिसाने लग जाता है किसी कारणवश इस तरीके से, तो बेसिकली ये हड्डी खराब हो जाती है. पेशेंट जब चलता है, मूवमेंट करता है, तो सारे में उसको पेन होता है और प्रॉब्लम होता है. एंड उस केस में हम लोग ये बॉल और सॉकेट को चेंज करके उसको अलग कंपोनेंट से, ये मेटालिक कंपोनेंट्स है, ये जिसको स्टेम और बॉल कहते हैं, और ये ऊपर का था, और इसे चेंज करके रिप्लेस कर देते हैं. एंड दिस इज नोन एज हिप रिप्लेसमेंट. बेसिकली कॉजेज इसके अलग अलग होते हैं. कुछ पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स की वजह से होता है, कुछ में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कुछ में रोमेटॉइड आर्थराइटिस. बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट्स को. So what are the major complications after traditional hip replacement? ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट के बाद प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है. पेशेंट्स को कहते हैं कि आप कुर्सी से नीचे नहीं बैठ सकते, पैर को आल्की पाल्की नहीं कर सकते, आप पैर को क्रॉस नहीं कर सकते. यानी ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट जो पोस्टीरियर या एंटीरियर लैटरल, उसमें काफ़ी प्रिकॉशंस दिए जाते हैं पेशेंट्स को. रीज़न बीइंग कि जो मसल टेयर होता है उसमें रिकवरी में टाइम लगता है ना. And some major complications? प्रिकॉशंस इसलिए दी जाती है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो. कॉम्प्लिकेशंस जो मेजर है हिप रिप्लेसमेंट का, जो सबसे बड़ा इशू है, ये जो बॉल और कप है ये निकल जाता है बाहर. एंड इसी को डिसलोकेशन कहते हैं, जो 3% पेशेंट्स में होता है पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट के बाद. दूसरा चीज, पैर की अनइक्वालिटी. काफी बार पैर जो रहते हैं सर्जरी के बाद दोनों लेंथ अनइक्वल हो जाती हैं, एंड जिसकी वजह से पेशेंट चलने में हमेशा लचकता है और ऐसा लंगड़ापन जो दिखता है नॉर्मली सर्जरी के बाद. Okay. Sir, as we all know, we are just recovered from COVID pandemic. Now we are hearing about COVID induced AVN. So what is our major stages and treatment of AVN? ओके, सो बेसिकली कोविड इंड्यूस्ड एवीएन, काफ़ी बार यंग पेशेंट्स को कोविड हुआ है, यंग मेल्स को, और हम उस रेंज के काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं. क्योंकि कोविड की सीवियरिटी ज़्यादा थी, उन पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिया गया है. स्टेरॉइड की वजह से ये हुआ है कि उनका सेकेंडरी हिप जॉइंट का एवीएन हुआ है. एवीएन बेसिकली यही होता है जो कूल्हे की बॉल का खून संचार जहाँ खत्म हो जाए. जब ये खून संचार कम हो जाता है, शुरुआती स्टेज में इस तरह रहता है. ये अर्ली स्टेज है जहाँ पर कार्टिलेज का शेप चेंज हो गया है, और ये लेट स्टेज में आ जाता है जहाँ पर पूरा हिप जॉइंट खराब हो जाता है. हिप जॉइंट का पेन काफी ज्यादा रहता है पेशेंट को चलने फिरने में. सारी एक्टिविटी अपनी एक तरह से हिप जॉइंट पर ही डिपेंडेंट, क्योंकि वो एक सेंट्रल एक्सिस में आता है. अब इसमें अर्ली स्टेज एवीएन में जो ट्रीटमेंट रहता है वो ड्रिलिंग रहता है या कोर डिकम्प्रेशन कर सकते हैं. जो लेट स्टेज एवीएन होता है उसमें सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, हिप रिप्लेसमेंट का. Okay. Sir, is there any role of stem cell and core decompression in AVN? हाँ, so that is what I was saying. जो अर्ली स्टेज है जहाँ पर ये हिप जॉइंट का सरफेस खराब हो जाता है अर्ली स्टेज में, तो इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, जिससे हिप जॉइंट का ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाता है. कोर डिकम्प्रेशन को सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो उसको ड्रिलिंग ही मानेंगे, जो हिप जॉइंट का ड्रिलिंग है. काफी बार इसमें एसोसिएटेड रिकमेंडेशन आ रहा है आजकल, स्टेम सेल्स के साथ करें तो उससे बेटर बेनिफिट होगा. बट ऑनेस्टली कोई भी रिसर्च या साइंटिफिक पेपर में ये प्रूवन नहीं है. दिस इज जस्ट मार्केटिंग. अभी तक स्टेम सेल्स इस लेवल तक पहुंचे नहीं कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो पेशेंट्स में. सो कोर डिकम्प्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर अर्लीस्ट स्टेज हो, स्टेज 0 या स्टेज 1, तो हेल्प करेगा. लेट स्टेज में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा स्टेज 2 के बियॉन्ड हिप रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन. Okay, sir. So what is MIS technique of hip replacement? MIS technique is basically minimally invasive technique, है ना. एंड उसमें कोई भी मसल डैमेज नहीं कर रहे हैं और हिप जॉइंट को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं. मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स की तरफ आजकल हम लोग बढ़ रहे हैं सारे में. जैसे कि जनरल सर्जरी में पहले पूरा चीरा देते थे, अब की होल से होता है एंडोस्कोपिकली.
वैसे ही MIS टेक्निक आजकल हिप रिप्लेसमेंट का। Okay, sir. Sir, what is direct anterior total hip replacement and what are the major benefits and precautions of this? ओके, सो डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट देखा जाए तो वो एक तरह से ट्रू MIS टेक्निक है। MIS का मीनिंग होता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, है ना। एंड डायरेक्ट एंटीरियर में है कि हम लोग कोई भी मसल को डैमेज नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई टिश्यू को इंजर कर रहे हैं। जो बेसिकली ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट जो अपन बात कर रहे थे उसमें ये होता है पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट और एंटीरियर लैटरल हिप रिप्लेसमेंट, जिसको अपन हिप जॉइंट को पीछे से खोलते हैं या साइड से खोलते हैं ट्रेडिशनली। उसमें चीरा जो रहता है, इंसिजन जो रहता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर का रहता है। दूसरा चीज उसमें सारी मसल्स टेयर करके हिप जॉइंट को एक्सेस करते हैं। अब डायरेक्ट एंटीरियर में ये एडवांटेज रहता है क्योंकि अपन चीरा सिर्फ 10 सेंटीमीटर का लगा रहे हैं और कोई भी मसल डैमेज नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज अ ट्रू MIS टेक्निक, है ना। अब इसके जो मेन 4 पॉइंट्स एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला जो है नो प्रिकॉशंस, जीरो प्रिकॉशंस। दूसरा जीरो डिसलोकेशंस। तीसरा इक्वल लिम्ब लेंथ एंड चौथा क्विक रिकवरी एंड लेस पेन। And sir, how is DAA, that is direct anterior total hip replacement, helpful in achieving equal length and quick recovery? एंड बेसिकली जो पॉइंट्स है इक्वल लेंथ एंड क्विक रिकवरी, है ना। क्योंकि अपन कोई भी जो इंसिजन है अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट अराउंड 20 से 25 सेंटीमीटर है और इसमें जो इंसिजन है अराउंड सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, जब एक चीरा लंबा लगेगा सारे टिश्यूज डैमेज होंगे और 2.5 टाइम्स लेसर चीरे में जब कर रहे हैं तो पेशेंट को ऑब्वियसली पेन भी कम रहता है एंड क्योंकि मसल कोई डैमेज नहीं है रिकवरी फास्ट रहती है। ये रिसर्च से प्रूवन है। पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को अराउंड 6 वीक्स लगते हैं टू रिकवर टू अ नॉर्मल लेवल और एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट वाले विद इन 24 टू 48 आवर्स वॉकर के बिना भी चल सकते हैं आफ्टर सर्जरी। Sir, how is direct anterior total hip replacement is helpful in preventing hip dislocation? ओके, सो हिप डिसलोकेशन एज फार एज दैट इज कंसर्न, क्योंकि अपन अगेन कोई मसल डैमेज नहीं कर रहे हैं, हिप जॉइंट का एक्सेस फ्रंट से कर रहे हैं। पोस्टीरियर में सबसे बड़ा इशू ये है कि मसल्स कटती हैं। मसल्स कटती है तो वो एरिया हमेशा वीक रह जाता है, तो पेशेंट कभी भी बैठेगा या कुछ रहेगा वहां से बॉल निकलने का खतरा रहता है। अब यहाँ पर अपन ने कोई भी सिंगल मसल भी डैमेज नहीं करी है तो इसमें डिसलोकेशन का चांसेस नेचुरली कम ही हो जाता है। अभी तक वी हैव डन अराउंड 200-300 केसेस ओवर द पास्ट 1 ईयर। एक साल में पिछले हमने 300 केसेस करे हैं, उसमें अभी तक एक भी पेशेंट का डिसलोकेशन एज सच तो नहीं हुआ है कंपेयर टू पोस्टीरियर जिसमें हर 100 पेशेंट में 4 पेशेंट्स का डिसलोकेशन का रिस्क रहता है। Sir, how is DAA helpful in achieving equal length? DAA में जो सबसे एक और एडवांटेज है क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन के दौरान सीधे लेटता है। पोस्टीरियर में या एंटीरोलेटरल में पेशेंट को पोजीशन साइड से करते हैं तो उसमें पैर इक्वालिटी एक तरह से सर्जन कंफर्म नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। जब पेशेंट स्ट्रेट लेटा रहता है ऑपरेशन के दौरान तो अपन दोनों पैर को ऑब्वियसली डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं आई टू आई और मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं कि एकदम इक्वल लेंथ आई है। दूसरा चीज वी हैव सर्टेन मशीन्स, एक जैसे कि कंप्यूटराइज्ड आर्म भी होता है और एक्सरे भी ले सकते हैं ऑपरेशन के दौरान एंड उसमें अपन 100% अश्योर कर सकते हैं कि दोनों पैर इक्वल है। पेशेंट का लंगड़ापन या चलने में बाद में जो लचक रहती है वो सब नहीं आए। ओके सर। सर, व्हाट इज ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट? क्या हम इसको एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट के साथ में कर सकते हैं? ओके, तो बेसिकली ड्यूअल मोबिलिटी ये है कि ये जैसे कि कप है और ये बॉल है। अब इसमें बॉल के ऊपर एक और बॉल ऐड हो जाती है और वो मोमेंट इस लेवल पे होता है एंड कप का एरिया फिक्स हो जाता है उसमें। तो डुअल मोबिलिटी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं जहाँ पर अपन को डिसलोकेशन प्रिवेंट करना है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस है या पार्किंसोनिज्म डिसीज है तो उसमें हम लोग डुअल मोबिलिटी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। एज फार एज एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट कंसर्न है, जहाँ तक एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट कंसर्न है उसमें अपन डुअल मोबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। इम्प्लांट का कोई लिमिट नहीं है, हम लोग डुअल मोबिलिटी कर सकते हैं, कंस्ट्रेन कर सकते हैं, सिरेमिक ऑन पॉली, मेटल ऑन पॉली, सिरेमिक ऑन सिरेमिक, कोई भी इम्प्लांट यूज कर सकते हैं एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट। Okay. Sir, in the USA, 65% of surgeons uses like direct anterior hip replacement, but in India सिर्फ 15% ही सर्जन यूज करते हैं। कोई मेजर रीजंस हो जो इंडिया में कम सर्जन यूज करते हैं? देखिए, इसके मेजर रीजंस काफी कुछ हैं। यूएस में 2005 में सिर्फ 5% सर्जन्स करते थे एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट, 95% पोस्टीरियर थे एंड आज की तारीख में 65% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट ड्रिवन रिजल्ट है। पेशेंट्स खुद काफी बार कहते हैं कि एंटीरियर से रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम रहता है, तो पेशेंट खुद चूज करते हैं, दैट इज वन रीजन।
दूसरा रीज़न ये है कि इसके लिए जो सर्जन्स काफ़ी कुछ नहीं कर रहे हैं अभी इंडिया में। बेसिकली द मेन रीज़न इज, एक तो ट्रेनिंग नहीं है अभी सर्जन्स की। मैं खुद यूरोप में वर्क कर चुका हूँ, वहाँ पर एंटी हिप रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं एंड वहीं से मैंने ट्रेनिंग ले करके यहाँ पर इंडिया में शुरू करा है। एंड धीरे धीरे आई थिंक अगले 4-5 साल में सर्जन्स का भी अवेयरनेस बढ़ेगा एंड दे विल स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि अल्टीमेटली यही मैंने रिजल्ट में देखा है कि पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा चीज़, इंस्ट्रूमेंटेशन और इम्प्लांट्स, ये सारे के सारे यूएस और यूरोप में अभी हैं। धीरे धीरे इंडिया में अभी ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आ जाएंगे दूसरे सेंटर्स में भी। शैल्बी में हम लोग पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं एंटी रिप्लेस पेशेंट सलॉन। ओके सर, लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक ऐसा नोटिस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को स्पेंड कर पाए? मैं यूजर्स को और स्पेशली यंगस्टर्स को एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, वी ऑल आर इन्वॉल्व इन आवर वर्क। हम मोबाइल में घुसे रहते हैं या वर्क करते रहते हैं। आर मेन लाइफस्टाइल जो आज की तारीख में देखा जाए एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो बेंच पे बैठने का काम है। मेरा सजेशन रहेगा कि हर दिन एटलीस्ट आप 45 मिनट्स टू 1 आवर अपने लिए स्पेंड करिए। बाहर जाइए, टेक डीप ब्रेथ, फ्रेश एनवायरनमेंट में जाइए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि खुद का हेल्थ इंपॉर्टेंट रहना, हेल्थ ठीक रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड काफ़ी बार कोविड के बाद पेशेंट्स में काफ़ी वीकनेस आई है, हम लोग पेंडेमिक से रिकवर करें, तो आई वुड सजेस्ट कि अपन अपनी हेल्थ पर फोकस करें और इम्प्रूव करें, वो सबसे ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइजिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, है ना? Okay. Thank you, sir. Thank you Thanks so a much lot. for your valuable word and time. I hope this session will be informative for our viewers. Thank you, everyone. Thank you.